आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। जैसा कि हमने आपसे कह रखा है कि इन नवरात्रि के 10 दिनों में हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो हर एक दिन में 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। थोड़ी देर में फिजिक्स या केमिस्ट्री का भी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो थोड़ी देर में आने वाली है, तो उसको भी चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को हम एल्युमिनियम वेसल में क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं या क्यों रखते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम कंटेनर्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ठीक है। HNO3 बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रेंडर्स एल्युमिनियम पैसिव फॉर्मिंग द थिन प्रोटेक्टिव ऑक्सीडाइज लेयर। द प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद द एसिड, ठीक है। एल्युमिनियम वेसल में क्यों हम उसको रखते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो एल्युमिनियम वेसल का क्यों इस्तेमाल करते हैं। वेसल मतलब हो गया एल्युमिनियम का कंटेनर या एल्युमिनियम का बर्तन, ठीक है। तो उसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जो HNO3 को फर्दर जो है किसी और मॉलिक्यूल से, किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट करने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, यानी दूसरे चीज़ों से रिएक्शन होने में HNO3 को बचाता है। इसीलिए हम एल्युमिनियम वेसल में उसको रखते हैं या कहीं पे ले जाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेम टू ओर्स ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्या हो गया, एल्युमिनियम का एक हो गया ये बॉक्साइट हो गया मेन ओर, जिससे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और कॉपर का क्या हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, ठीक है, जिससे ये कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से और से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आप वो देख लेना, ठीक है। उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन में जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाने के लिए। मॉलिक्यूल बनेगा कब, जब दो इफेक्टिव कोलिजन होगा, जब कोलिजन मतलब एक दूसरे से जुड़ेगा, और वही कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द एटम और मॉलिक्यूल दैट मस्ट साइमल्टेनियसली कोलाइड टुगेदर फॉर अ रिएक्शन इज ऑकर। जब एक कोई रिएक्शन होता है तो वहाँ पर मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल और एटम साइमल्टेनियसली यानी 1 by 1 जाकर एक दूसरे से कोलाइड करता है, तभी एक रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, reactions are classified in the term of molecularity as unimolecular, बायोमोलिकुलर एंड ट्रायोमोलिकुलर। और रिएक्टिविटी के हिसाब से हम किस तरीके से बांटते हैं मॉलिकुलरिटी को, यूनिमोलिकुलर जहाँ पर सिंगल मॉलिकुलर वाला बात होगा, बायोमोलिकुलर जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की बात होगी, थर्मोमोलिकुलर उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की बात होगी, ठीक है, थर्मोलिकुलर, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर एंड ट्राइमोलिकुलर जितना भी मॉलिक्यूल की बात होगी, यूनिमोलिकुलर एक और एक मॉलिक्यूल की कोलाइड करेगा, ठीक है। बायोमोलिकुलर में 2 मॉलिक्यूल्स हो गए और टर्मोलिकुलर में 3 मॉलिक्यूल या उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये रहा मॉलिकुलरिटी का सिंपल सा डिफिनेशन, आप ये वाला एग्जाम में लिख सकते हो, आपको फुल मार्क कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बहुत अच्छा सवाल है, व्हाट इज़ प्रोटीन। और कोई आए ना आए इसके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ प्रोटीन अगला क्वेश्चन है। प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन क्या है, हम लोग को भी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में तो प्रोटीन चाहिए ही, हम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। पहले तो इतना लिखना है कि प्रोटीन इज वन ऑफ द मेन कंपाउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन क्या है, ह्यूमन बॉडी का मेन कंपाउंड है। उसके बाद क्या लिखना है, इट इज़ अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। वो कैसा है, नाइट्रोजीनियस कार्बोनिक कंपाउंड है, कार्बोनिक कंपाउंड है। क्या है, कार्बन के साथ उसमें नाइट्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, तो उसको कार्बोनिक कंपाउंड है विथ हाई मॉलिकुलर मास। इसका मॉलिकुलर मास कैसा होता है, वेरी हाई, बहुत हाई होता है, ठीक है। प्रोटीन आज मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या क्या रहता है, कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। देयर आर इन अबेंडेंस इन प्लांट एंड एनिमल। अबेंडेंस मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन का कुछ सोर्स भी लिखा गया है यहाँ पर, मिल्क हो गया प्रोटीन का सोर्स, चीज़ हो गया, पल्स हो गया, और एक गेहूँ भी लिख लीजिएगा जिसको इंग्लिश में बीट बोलते हैं, ठीक है। ये रहा प्रोटीन का सोर्स और ये रहा प्रोटीन का पूरा डिफिनेशन। और
और ये वाला जो मार्क देख रहे हो, ये मार्क देकर मत लिखिएगा, वहाँ पर पैराग्राफ या एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा, ठीक है ना। अब लिगेंड क्या है? लिगेंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू अ फोर साइड ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये रहा, ये देखिए, एक मिनट, ये जैसे एक सेंट्रल एटम है इससे, ठीक है, इससे एक ये कनेक्टेड रहा, ये कनेक्टेड रहा, एक ये कनेक्टेड रहा, और एक ये कनेक्टेड रहा, और ये बीच में ये सेंट्रल एटम है, ठीक, और ये चारों कनेक्टेड है, तो उसको क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे, आर नोन एज लिगेंड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिगेंड कहेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लिगेंड कहेंगे, न्यूट्रल अगर लगा रहेगा तो न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव अगर लगा रहेगा, इधर रहेगा ग्रुप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिगेंड हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और उतना अधिकतर ज़्यादा पूछता नहीं है एग्जाम्स में, सिर्फ ये लिगेंड का डिफिनेशन पूछेगा और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पूछेगा, तो आप ये भाई दे सकते हो आंसर, आपका काम बन जाएगा। और ये रहा आरएनए और डीएनए का पूरा मतलब ये डिफरेंस, ठीक है। और इसकी मैंने पिछले वाली वीडियोस में करा रखी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। किसका डिस्टेंस? इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस, किसका? इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। विच इज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेल कांस्टेंट क्या है? रेशियो है, किसका किसका रेशियो? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, किनके बीच का डिस्टेंस? इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और किसके बीच में है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। अगर इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल का रेशियो हम निकालें तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, मतलब उसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द इलेक्ट्रोड और उस दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिनोट हम जनरली एक्स से करते हैं। और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एल बाई ए। एल क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है, जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये दो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच का डिस्टेंस और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल बाई ए। और इसको यूनिट में अगर बताना है तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। Why is O3 act as a strong oxidizing agent? Why O3 act as a strong oxidizing agent? यानी O3 यानी ओजोन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट मतलब क्या बोलते हो? नेसेंट मतलब अगर आप समझो आसान शब्दों में तो एक न्यूली बोर्न बच्चा, मतलब नया नया जन्मा हुआ बच्चा। नेसेंट ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब हुआ है अभी नया नया वो ऑक्सीजन बना है। बीइंग अ फ्री रेडिकल, उसके पास क्या होता है? फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर। जब एक बच्चे को देखोगे आप, छोटा बच्चा रहेगा तो वो बहुत ही उछल कूद करता रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही ऑक्सीजन होता है, जब ऑक्सीजन जब बनता है O3 में तो वो क्या रहता है? फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव। वो क्या रहता है? वेरी रिएक्टिव इन नेचर। जैसे एक छोटा बच्चा बहुत उछल कूद करता है बच्चा में, ठीक है, ओजोन वैसे ही ओजोन है। ओजोन ऑन हीटिंग, जब ओजोन को गर्म करते हैं, ठीक है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म ऑक्सीजन। क्या है ये वाला कर्सर? हाँ, ओजोन ऑन हीटिंग, ओजोन ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म अलॉन्ग विथ नेसेंट ऑक्सीजन। क्या है? जब ओजोन को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन फॉर्म करता है, किसके साथ? उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, उस नए ऑक्सीजन के साथ वो ओजोन क्या करता है? ऑक्सीजन फॉर्म करता है, ठीक है। देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो नए ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोज होके एक O2 बनेगा, ठीक है, एक O2 बनेगा, एक O2 बनेगा और दूसरा रहेगा O रहेगा, ठीक है। तो ये नया ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस जो करता है वो होगा, ठीक है। तो ये रहा बाई O3 इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। यानी जो वहाँ पे नया नया ऑक्सीजन जो रहता है, एकदम नया नया अभी बना हुआ ऑक्सीजन जो रहता है, उसी के कारण ये होता है ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, यानी कृत्रिम स्वीटनर, मतलब जैसे मीठा कह सकते हो, क्या है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज स्वीट इन टेस्ट। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है विच इज स्वीट इन टेस्ट, वो टेस्ट में कैसा है, स्वीट है। स्वीटनर से ही पता चल रहा है वो टेस्ट में कैसा है, स्वीट है। और आर्टिफिशियल से पता क्या चल रहा है कि वो प्राकृतिक नहीं है, बनाया गया है, ठीक है, इसको लैब में तैयार किया जाता है। दे डू नॉट प्रोवाइड कैलोरीज टू आवर बॉडी, जो हमारे बॉडीज को कैलोरी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ मीठा लगता है खाने में। इट एक्सर्टेड इन आवर बॉडी इन अनचेंज स्टेट, वो हमारे बॉडी में जब जाएगा तो अनचेंज स्टेट, ना हमको कोई एनर्जी देगा ना हमको कुछ करेगा, ठीक है, यानी उससे कोई कैलोरी कोई एनर्जी नहीं देगा, अनचेंज स्टेट हमारी बॉडी में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का डू नॉट प्रोवाइड कैलोरीज एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है, उसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, सच एज आर्टिफिशियल स्वीटनर में सैकरीन है और सैक्रोलोज है, ठीक है। तो ये था शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।